हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दूसरा दिन है मिनिस्ट्रियल पोस्ट का जो रेलवे एग्जाम करा रही है। आज हम उसका पूरा क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के थ्रू। और आप अगर मैथ के क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं इसका, तो अभी दोपहर में अपलोड हुआ था जो कल वाला मैथ का था। आज वाले मैथ को हम कल डाल देंगे या फिर आज रात तक आ जाएगा, तो आप पूरी अच्छी तरीके से मैथ का भी देख सकते हैं क्वेश्चन, किस टाइप्स के मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, हलवा तो नहीं कहेंगे लेकिन इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं कहेंगे, मतलब मीडियम लेवल के भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ बिल्कुल आसान भी हैं। लेकिन कह लीजिए कि जो एग्जाम ले रहा है एग्जामिनर जो है दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन सेटअप हो रहा है ना, वह इजी टू मीडियम लेवल का हो रहा है ना, हार्ड ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है आपसे। और इतना मान लीजिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि जीके बिल्कुल आसान आ रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान आ रहा है। जो बच्चा अभी तैयारी के लिए जुटा भी होगा ना, अब से भी लग जाएगा, 2-3 दिन का रिव्यू देखकर चला जाएगा ना, वो भी अच्छा क्वेश्चन करके आएगा। कह लेते हैं ना कि अगर आप पिछला अगर बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं तो बात तो दूसरी है, लेकिन आप कुछ रिव्यू अगर जो दिल्ली पुलिस के हो गए, जो पिछले एग्जाम जो हुए थे उसका भी रिव्यू देखकर जाते हैं ना अच्छे से, तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि इतने वही क्वेश्चन ही डायरेक्ट उठा के डाल दे रहा है दोस्तों। इतना मान के चलें, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बार हर चक्कर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं जो भी एग्जाम देने वाले हैं, एनटीपीसी के भी दोस्त हों, ग्रुप डी के भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, तो भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें हम फैक्ट भी बताएंगे आपको, अच्छे तरीके से फैक्ट बताएंगे, अच्छी नॉलेज देंगे दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज में, वेत्रावती नदी, कौन सी नदी? वेत्रावती, वेत्रावती नदी पूछा था दोस्तों। वेत्रावती नदी दोस्तों ये किस ओर बहती है? किस ओर बहती? जैसे आपका नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, साबरमती हो गया, माही नदी हो गई, लूनी नदी हो गई दोस्तों, सिंधु नदी हो गई दोस्तों। यह सब नदियां पूरब की ओर बहती हैं। किस साइड बहती हैं? पूरब की ओर बहती हैं? नहीं, पश्चिम की ओर बहती हैं। यही सारी नदियां पश्चिम से बहने, मतलब पश्चिम की ओर बहुत कम नदियां बहने वाली हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां जिसे हम लोग जानते हैं। तो बस पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को संख्या आप याद कर लें, अपने आप पूरब की ओर बहने वाली नदियां आपको याद हो जाएगा। जैसे गोदावरी हो गई, आपके अगर दक्षिण भारत में देखा जाए कृष्णा हो गया, महानदी हो गई दोस्तों। महानदी के बाद आप देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी हो गया, ठीक है, स्वर्ण रेखा जिसे बोलते हैं। उसके बाद कावेरी नदी हो गई दोस्तों। ये सब हमारी नदियां जो हैं ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा है, आपको पता ही है। ये सब सारी नदियां सब की सब गंगा जो है पूरब की ओर बहने वाली नदियां। इसी तरह वेत्रावती नदी भी है दोस्तों, यह भी पूरब की ओर ही बहती है, आपको पता होना चाहिए। किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो संगम साहित्य जो लिखा गया है दोस्तों, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया है। यही आज का भी क्वेश्चन था आपका। इसमें तमिल तेलुगु में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तमिल याद रखें दोस्तों, तमिल। ठीक है, अकित्तम अच्युतम, इस तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है तमिल भाषा में ही। तो इस तरह आप उनको वही याद कर सकते हैं जो कि पिछले सेट में आपके पूछा गया था, 2019 के लिए जो दिया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। एक पूछा गया दोस्तों, झूमिंग या पैडा पद्धति क्या है? झूमिंग, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। टफ क्या कहेंगे, जो बच्चे पढ़े थे थोड़ा सा भी कृषि वो कर ले जाएंगे। झूमिंग और पैडा, एक झूमिंग से आप अनुमान लगा लेंगे, जो झूम खेती होती है, झूम जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में झूम खेती होती है ना, जो किसान होते हैं वो क्या काम करते हैं, पवाली वगैरह जला देते हैं, मतलब कि जहाँ पे खेती करना होता है उनको वहाँ के एक बार जलाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे खेती करने। वहाँ पे जब सूख जाएगा, पिछला वाला सूख जाने मतलब जल होकर राख हो जाएगा, वहाँ पे खाद के रूप में उसे कंपोस्ट कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे खेती करते हैं। इस तरह फिर उनका क्रम जारी रहता है। जब वो आगे बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं तो पीछे फिर से जंगल उग जाता है, फिर से वापस आते हैं, उसको काटते हैं, फिर खेती करते हैं। इस तरह खेती को बोलते हैं झूमिंग खेती दोस्तों, झूमिंग खेती, झूम खेती, जो कि घूम घूम कर किया जाता है। ठीक है, झूमिंग और पैडा किससे संबंधित है? तो उसमें आपको दिया था ऑप्शन में, जंगल को काट कर सूखने के लिए छोड़ना, या फिर रासायनिक खाद, सिंचाई का प्रकार। तो आपको पता हो गया झूमिंग और पैडा दोनों का दोनों जो है दोस्तों, जंगल को काटकर सूखने के लिए छोड़ना, इस तरह कृषि से संबंधित है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था, वैसे तो वही था, मतलब जो हम बताएं आपको कि झूम खेती मतलब कि झूम झूम कर खेत करना, अपना काटना, फिर आगे जाना, फिर वहां पे फिर वापस से घूम कर आना, मतलब एक तरह से घूम घूम कर खेती करना होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और था, मलाज खंड, मलाज खंड देखिएगा नाम क्या है, मलाज, मलाज, मलाज खंड, तांबा, मलाज खंड जो तांबा खदान है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? तो बता देंगे बालाघाट, बालाघाट में स्थित है। बालाघाट कहां पर है? आप बता देंगे बालाघाट कहां पर है, कमेंट करेंगे। मलाज खंड बालाघाट में स्थित है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, यही आपके क्वेश्चन में आया था। घोटुल प्रथा, घोटुल, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमको अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चे नहीं सुने होते हैं। घोटुल प्रथा, घोटुल प्रथा जो है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से इसको किया जा सकता था। इससे इसमें क्या था, क्या होता है दोस्तों, घोटुल प्रथा में एक ऐसा संयुक्त आवास होता है, संयुक्त आवास,
संयुक्त आवास होता है जिसमें लड़के और लड़कियां साथ रहते हैं। जैसे हॉस्टल होता है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, उसमें बॉयज हॉस्टल में केवल बॉयज रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में केवल गर्ल्स होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लड़के लड़कियां दोनों साथ रहते हैं, तो इसे बोला जाता है घोटुल प्रथा। लड़के लड़कियां, ठीक है, साथ होती हैं, तो इसमें इसको बोला जाता है घोटुल प्रथा। ठीक है, याद रखेंगे इसे। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको कुछ हम बता देते हैं, ध्यान से देखेंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको सब बता देते हैं क्रम से। देखिए जहां से यहां से अगर क्वेश्चन एक भी बनेगा तो आप गलत करके नहीं आओगे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, आप याद रखेंगे, प्रथम वाला जो हुआ था नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ था, याद रखेंगे। इसके बाद जो दूसरा था दोस्तों, यह सेकंड था। सेकंड राउंड टेबल इसे जाना जाता है। राउंड टेबल मतलब गोलमेज सम्मेलन वही आपका सितंबर 1931 से लेकर यह हुआ था दिसंबर 1931 तक, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो हुआ था दोस्तों, यह दिसंबर में हुआ था। दिसंबर 1932 में हुआ था, याद रखेंगे 1932 में। अब देखिए जो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, इस तीनों में जो भारतीय भाग लिए थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। यह कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था लंदन में हो रहा था, इस वजह से सारे भारतीयों को वहां जाना होता था। और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे यानी कि यह 1932 होगा ना, 1932 दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में आपके जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, यह भाग लेते हैं। कह लीजिए कि आपका आईएनसी भाग लेता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग लेती है दोस्तों। इसका नेतृत्व करते हैं गांधी जी, जाते हैं वहां पे और बहुत सारे लोग इनके साथ जाते हैं, वहां भाग लेते हैं। पूछा जाता है गांधी जी किस जहाज से वहां पे गए थे, तो आप उनके जहाज का नाम बता देंगे, राजपुताना जहाज। राजपुताना दोस्तों। जब वो वापस आते हैं भारत तो उनके हाथ तो कह लीजिए हार ही लगती है, लेकिन ये कहते हैं जहाज से उतरने के बाद, ये कहते हैं दोस्तों कि हम गए थे भारत, मतलब हम गए थे लंदन, लेकिन अपने देश का नाक जो है कटाए नहीं है, बचा कर लाए हैं। यह बात उन्होंने बोली थी। तो पूछा जा सकता है आपसे, यह बातें गांधी जी किस समय बोले थे, तो बता देंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय बोले थे। एक बात और दोस्तों, जो इस समय जो आपका एक चीज और हुआ था इस समय ना, जो 1932 के समय आप देखेंगे तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे हम यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों जो एक और हुआ था 24 सितंबर को पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 में हुआ था, ये चीज याद रखेंगे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, इसे पूना समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पूना समझौता। इसमें क्या हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, यह कह लीजिए कि जो अंग्रेजी शासक थे उनके बहकावे में आकर, इरविन के बहकावे में आकर ये क्या किए थे, सेपरेट इलेक्टोरल का मांग कर रहे थे, जो वहाँ के हरिजन समाज थे उनके लिए, क्योंकि उनके पे अत्याचार ना हो, इस वजह से वह सोचते थे भविष्य के लिए इन्हें संरक्षण किया जा सके, इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इस वजह से उन्होंने संरक्षण के लिए इलेक्टोरल की मांग कर रहे थे। और गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि अलग से सेपरेट कोई जाति बन जाए, एक अलग से कोई जाति बने जो कि अलग ही इलेक्शन के लिए मांग करे, ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे। इस वजह से गांधी और इनके बीच में, आपके भीमराव अम्बेडकर के बीच में कहाँ पे होता है यह समझौता, पूना पैक्ट, तो आप बता देंगे कहाँ पे होता है, तो आप बता देंगे दोस्तों किस जेल में होता है, तो बता देंगे एरवदा जेल, उस जेल का नाम होता है एरवदा जेल में होता है। यह चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे गोलमेज सम्मेलन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए एक चीज और पूछा जा सकता है इसमें आने वाले समय, जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था ना, इस समय कौन सा वायसराय था, तो वायसराय का नाम बता देंगे आप, क्या नाम था उसका, लॉर्ड इरविन, ठीक है। ये बातें तो आपको पता ही होगा। इसमें गांधी जी की 11 सूत्री मांगे भी थी, जिसको खारिज कर दिया था इरविन। उसके बाद यह समझौता मतलब कि खारिज हो गया था, वहाँ पे गए थे अपना लंदन में, तो वहाँ से खारिज हो गया था। गांधी जी उदास होकर आए थे और ये बातें भी बोले थे कि हमने अपने देश का नाक कटने नहीं दिया है, ठीक है। यह बातें आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, डांडिया जो नृत्य होता है ना, लोक नृत्य, ये कहाँ का है, तो बता देंगे गुजरात का है, गुजरात, बहुत फेमस है दोस्तों गुजरात। गरबा बता देंगे, गरबा कहाँ का है, राजस्थान का है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। प्रार्थना समाज, अब देखिए हम आपको प्रार्थना समाज, बहुत सारे समाज बता देते हैं। जैसे प्रार्थना समाज आपसे पूछा गया था, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे इनका नाम क्या था, तो बता देंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम था दोस्तों, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों उनका नाम था
पांडुरंग था। अब देखिए हम आपको कुछ समाज के नाम बताते हैं, जैसे आत्मी सभा। आत्मी सभा के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय जी थे। यह 1815 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। इसके बाद वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने ही किया था, 1816 में किया था। 1815 में आत्मी सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी। इसके बाद दोस्तों ब्रह्म सभा जिसे बोलते हैं, ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्म सभा बोल लीजिए, इसका भी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने ही किया था। कब किया था तो बता देंगे 1828 में। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड बेंटिंग के साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर, यह पता होना चाहिए। इसके बाद तत्वबोधनी सभा, जो बहुतों बार पूछा जाता है, यह देवेंद्रनाथ टैगोर जी का था, इन्होंने किया था 1839 में, यह भी पता होना चाहिए। प्रार्थना समाज जो हमने आपको बताया, यह हुआ था 1867 में, यह भी पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आया था आर्य समाज, बहुतों बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आर्य समाज और ब्रह्म समाज में। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, इसकी स्थापना 1875 में, याद रखेंगे 1875 में, और 1828 में ब्रह्म समाज, दोनों याद रखेंगे, जो कि राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। इसके बाद दोस्तों आर्य समाज के बाद आ जाता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जी के समय हुआ था, 1897 में हुआ था, इसकी स्थापना याद रखेंगे, उन्होंने ही किया था। इसके बाद आ जाता है सत्यबोधक समाज, सत्य शोधक समाज है दोस्तों, जिसको ज्योतिबा फूले ने किया था। वो महाराष्ट्र के रहते हैं दोस्तों। इनके पिताजी फूल मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि वह फूलों में मतलब फूल के बगीचों में अपना एक तौर पे कर्मचारी के तौर पे थे, जो कि पानी देना, सींचना, ये सब काम करते थे। इनको फूल मतलब इस नाम से भी जानते थे। इनके पिताजी थे तो इनके जो दोस्त थे इनको चिढ़ाते भी थे, इस तरह कुछ उनका कुछ वर्ड था चिढ़ाने का, जिसको कह लीजिए आप, कुछ चिढ़ाते थे उनको, क्योंकि वो फूलों के बगीचे में काम करते थे, इस वजह से इनको चिढ़ाया भी जाता था। तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। यह कब किए थे तो बता देंगे 1837 ईस्वी में किए थे दोस्तों, यह चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद विश्व भारती से आप परिचित होंगे। विश्व भारती जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, जो कि 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, जो आप इससे बहुत ज्यादा परिचित होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था 1939 में। 1938 का जब आईएनसी अधिवेशन होता है, यह जीतते हैं। इसके बाद 1939 वाला जो आईएनसी अधिवेशन होता है दोस्तों, इसमें यह हार जाते हैं। एक मिनट दोस्त। हाँ, तो 1938 में होता है दोस्तों, फैजपुर होता है ना, फैजपुर की हरिपुरा होता है, 1938 में हरिपुरा होता है। उसके बाद 1939 वाला जब ये हार जाते हैं, तो नहीं 1937 में होता है, ऐसे कुछ है, 1938 में होता है फैजपुर अधिवेशन। इसके बाद 1939 में जब ये हार जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया इनके विपरीत मतलब इनके विपक्षी के तौर पे खड़े होते हैं। वह बोलते हैं गांधी जी के मतलब गांधी जी की तरफ से होते हैं। जब यह हार जाते हैं गांधी जी, और सुभाष चंद्र बोस जी मतलब कि आपके सुभाष चंद्र बोस जी जब जीत जाते हैं, तो गांधी जी बोलते हैं पट्टाभी सीतारामैया का हार का मतलब है मेरा हार, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने पद को त्याग देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कब करते हैं तो बता देंगे 1900 कब करते हैं दोस्तों, 1939 के आसपास में करते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट पे, स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था तो बता देंगे मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में किया था। याद होगा दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे गांधी जी 1920 में, उसके बाद ही यह दोनों लोग उग्र के तौर पर उभरे थे और गांधी जी का साथ छोड़ने के लिए इन्होंने एक तरह से अपना पार्टी बना लिया था, स्वराज पार्टी जिसका नाम था, याद होना चाहिए दोस्तों, 1923, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बनाया था, जिसमें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हुआ था दोस्तों, यह पता होना चाहिए आपको। आपकी इंडियन सोसाइटी का कौन था संस्थापक तो बता देंगे आनंद मोहन बोस दोस्तों, 1876 में इन्होंने बनाया था इंडियन सोसाइटी, याद रखेंगे। इसके बाद हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने 1816 में बीएचयू की स्थापना किए थे, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो बीएचयू की स्थापना जो किया जाता है किसके द्वारा तो एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके कहा जाता है जो कि बोला जाता है कौन किया था तो उसमें मदन मोहन मालवीय का ही नाम आता है, आपको पता होना चाहिए। दोनों का नाम रखेंगे, लेकिन ऊपर सबसे ऊपर किसका नाम आता है, एनी बेसेंट का आता है, फिर उसके बाद मदन मोहन मालवीय आते हैं। तो हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हुआ था, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, जिनके नाम से बीएचयू है, बीएचयू, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं बीएचयू को। इसके बाद भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी द्वारा दोस्तों 1876 में, याद रखेंगे। इसके बाद गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। इसके मोहन भाखना करके भी इसके संस्थापक रहते हैं दोस्तों। इसके बाद लाला हरदयाल को भी माना जाता है, यह भारतीय होते हैं, इस वजह से इनका नाम ज्यादा होता है दोस्तों, यही पूछा भी जाता है आपको, ऑप्शन में यही रहेगा। अगर मोहन भाखना रहता है तो मोहन भाखना लगाएंगे, फिर उसके बाद लाला हरदयाल का नाम आता है, जो गदर पार्टी बनी थी 1913 में बनी थी। इसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग आपको पता है आगा खां सलीम उल्लाह खां दोनों भाई रहते हैं, 1906 में बनाया गया था विभाजन के तौर पे। जब आपका बंगाल विभाजन भी चल रहा था 1905 में, उस समय लॉर्ड कौन था आपका
लॉर्ड कर्जन था, आपको पता होना चाहिए, वायसराय जो था, जो कि 1899 में बना था और 1905 तक था। ठीक है, 1906 में तो लॉर्ड मिंटो आ जाता है ना, जो मिंटो मार्ले मिंटो सुधार भी आता है 1909 में, जिसमें मुस्लिम को अलग से एक इलेक्टोरल के तौर पे दे दिया गया था, मतलब उनको एक तरह से इलेक्शन का अलग से एक अधिकार दे दिया गया था, ये पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन, जो कि अली बंधु के नाम से टर्की में हुआ था, और उसका परिणाम देखने को हमको मिला था 1919 में भारत में भी। ठीक है, याद रखेंगे। आजाद हिंद राज बिहारी बोस द्वारा 1942 में बनाया गया था दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। और कांग्रेस आपको पता है 1885 में एओ ह्यूम द्वारा बनाया गया था। नरौजी इसके दूसरे, मतलब 1886 में इसके कॉलेज आईएनसी के अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें अगर आप याद कर रखते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा लगा होगा, इस तरह पढ़ाई होती है। एक सांस में देखिए पूरा बोल दिए, इस तरह पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो बता देंगे आप, गैर कांग्रेसी 1977 से 1989 तक 79 तक आपके कौन थे? मोरारजी देसाई दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों ये। ठीक है, मोरारजी देसाई साहब थे। इसके बाद ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे, चौथे पीएम थे दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए आपको, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद दोस्तों इन्हीं के समय 1977 में भारत रत्न जो था उसको बंद कर दिया गया था, बाद में 1980 में फिर से स्टार्ट हो जाता है भारत रत्न। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें भारत रत्न में 4 वार्ड होते हैं। भारत रत्न सर्वोच्च होता है, जिसे 1954 से स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। 1954 से 1954 से नहीं, 1951 से स्टार्ट किया गया था भारत रत्न को, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, सबसे पहले किसको दिया गया था? 3 लोग थे आपके भारतीय गवर्नर जनरल, पहले और लास्ट गवर्नर जनरल वही थे, आपको पता होगा, सिराज गोपालाचारी। ठीक है, उनको भी मिला था, उन्हीं का नाम सर्वोच्च आता है। वैसे 3 लोग को दिया गया था, तीनों को पता होना चाहिए आपको, तीनों नाम। चलिए वो डिस्कस कभी कर लेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों, 1 KB में कितने बीट होते हैं? तो बता देंगे 1024 बीट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था आज वाले शिफ्ट में। एक और क्वेश्चन था, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो बता देंगे सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे स्थित है? होशंगाबाद, महाराष्ट्र के होशंगाबाद में, होशंगाबाद, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, सिक्योरिटी पेपर मिल। इसके बाद बेलाडीला लौह अयस्क कहाँ स्थित है? यह अधिकार उपयोग किया जाए, मतलब कौन किसके अधिकार में आता है यह? तो बता देंगे किसके अधिकार में आता है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र आप सुने होंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों, यह आपने सुना होगा। तो यह इसका यूज करता है, किसका? तो बता देंगे बेलाडीला लौह अयस्क जो है दोस्तों। यह भिलाई जो है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना कहाँ पर है? तो बता देंगे आप, छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पड़ता है यह चीज। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बता देंगे यूएसएसआर विघटन से पहले 1992 में इसका विघटन हो जाता है। 1991-92 में यूएसएसआर का रूस और जितने भी सेंट्रल एशिया होते हैं, आपके मिडल एशिया, वो बनते हैं। इससे टूटकर लगभग 15 देश बनते हैं दोस्तों यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बता देंगे छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसके बाद यूएसएसआर द्वारा एक और संयंत्र का स्थापना हुआ था हमारे यहाँ, वो कहाँ हुआ था? वो भी झारखंड में हुआ था दोस्तों, झारखंड में हुआ था। उसका नाम क्या था? तो बता देंगे बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है दुर्गापुर है दोस्तों, जो कि ब्रिटेन द्वारा हुआ था। दुर्गापुर यह कहाँ पे पड़ जाता है? तो बता देंगे पश्चिम बंगाल, जहाँ की इसमें सीएम का बवाल चल रहा है, आपको पता होगा, उठापटक होने वाला है फिर से, आप देखेंगे आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, दुर्गापुर हुआ था आपका, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। किसके संपर्क से, मतलब कि किसके सहयोग से हुआ था ये दोस्तों? ये बता देंगे ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, ब्रिटेन, यूके। ठीक है ना, यूके। इसके बाद दोस्तों एक और है आपका राउरकेला, जो कि उड़ीसा में पड़ जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि कहाँ पे है? ओडिशा में है दोस्तों, ओडिशा में पड़ जाता है। यह दोस्तों किसके सहायता से हुआ था? तो बता देंगे जर्मनी की सहायता से हुआ था। यह सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे आने वाले किसी भी एग्जाम में। इसके बाद सिक्किम 22वां राज्य कब बना? तो बता देंगे 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे क्या किया गया? जनमत संग्रह से मिला लिया गया अपने में। ठीक है, मिला तो बहुत पहले लिया गया था, लेकिन जो इसे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, वह दिया गया था 1975 से, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था संसद से दोस्तों, किस देश के संसद का क्या नाम है? यह बातें आप पूरी तरीके से याद करके जाएंगे दोस्तों। नेसेट पूछा था, किस देश के संसद का नाम है? नेसेट। जैसे देखिए, जातीय संसद बांग्लादेश का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। जातीय पंचायत किसके संसद का नाम है? बताएंगे नेपाल के संसद का नाम है। इस तरह आप पूरा संसद का नाम अच्छे तरीके से पढ़ के, जैसे मजलिस ईरान और मालदीव के संसद का नाम है। ये बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक, इसी तरह नेसेट भी है, जो कि इजराइल के संसद का नाम है,
इजराइल। इजराइल को सबसे पहले जो देश का नाम देश घोषित किया गया, यहूदियों का देश है दोस्तों, यह पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठापटक होता रहता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के लिए, किस रोग के इलाज के लिए होता है? यह भी क्वेश्चन आया था, तो बता देंगे किडनी, किडनी। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब देखिए न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी भी इसी से रिलेटेड है, आपको बता देते हैं। न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं पीछे, वो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर, सबसे पहला बाबर आता है 1526 में भारत में। 1519 में ही सबसे पहले उसका अभियान होता है भारत में, लेकिन वह हार जाता है। इसके बाद सबसे पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले बाबर का जो अभियान होता है, युद्ध होता है, वह सबसे पहले भारत में कब किया था? तो 1519 बताएंगे, लेकिन हार जाने की वजह से वो 1526 में फिर इब्राहिम लोदी के साथ करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत के लास्ट वंश, लोदी वंश का लास्ट शासक इब्राहिम लोदी के साथ 1526 1530 तक रहता है। फिर उसके बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है ना, याद रखेंगे। फिर इसके बाद अलंग नामक, देखिए अलंग नामक प्रसिद्ध सीप, देखिए ध्यान से इसे, अलंग, अलंग नामक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड कहां पर है? यार्ड की बात कर रहा है, यार्ड, प्रसिद्ध सीपिंग यार्ड कहां पर है? तो बता देंगे दोस्तों, ये आपका गोवा में है। गोवा में, याद रखेंगे। जो वहाँ के इस समय सीएम है प्रमोद सावंत, और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बता देंगे कौन है? कोश्यारी करके है ना, कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, याद रखेंगे दोस्तों। वही गोवा के भी हैं, वही महाराष्ट्र के भी हैं, दोनों के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और गोवा वाले कहाँ पे चले गए? अरुणाचल प्रदेश में। उनका नाम बता दीजिए तो कमेंट में, आप जानते हैं तो। उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी पीसीए पीसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम बता देंगे, एमएस चौहान। यह भी आपके पेपर में आया था, आज के पेपर में, याद रखेंगे। इसके बाद संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधित सभी संदेहों को दूर करने वाला संविधान सुधार किस वर्ष लाया गया था? दोस्तों यह देखेंगे आप, यह शायद 1907 के आसपास आया था। ये क्वेश्चन दरअसल हमें भी नहीं पता है, हमने खोजने की कोशिश की लेकिन शायद हमें नहीं मिला, इस वजह से हमने इसमें नहीं दिया, या फिर जल्दबाजी में हमसे छूट गया होगा। यह हमें भी नहीं याद आ रहा है डायरेक्टली, आपको बता देते हैं लगभग 1907 के आसपास यह हुआ था दोस्तों, यह पता होना चाहिए। देखिए इसमें संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहा है, संविधान संशोधन करने की जो युक्ति है, जो प्रावधान है, वह तो 368 के थ्रू है, आर्टिकल 368 के थ्रू, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यह पूछ क्या रहा है, शक्ति संबंधित सभी संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया था? तो आप बता देंगे 1907 के आसपास है। अब एक बार इसे सर्च कर लेंगे, नहीं तो फिर हम कमेंट कर देंगे अगर आप लोग नहीं कर रहे तो। ठीक है, पेनल्टी। अब देखिए पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासलों से मारा जाता है, कितने फासलों से, मतलब कितने दूर से मारा जाता है पेनाल्टी स्ट्रोक, जिसे हम पेनल्टी स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। बता देंगे 10 गज, 10 गज के दूर से मारा जाता है दोस्तों, 10 गज के दूर से, याद रखेंगे 10 गज। थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है दोस्तों? थर्ड मैन शायद क्रिकेट से रिलेटेड है, इसको आप देख लेंगे। थर्ड मैन एक क्वेश्चन था आप में, कोई बच्चा किया था, थर्ड मैन कहाँ पे रखा जाता है? तो ऐसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, तो आप इसे देख लेंगे थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन और है, 2019 वर्ल्ड कप में कितने टीमों ने भाग लिया था, कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो बता देंगे 10 टीम हिस्सा लिए थे दोस्तों। जो होस्ट किया था आपके 2019 वाला वर्ल्ड कप, वो इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था। मक्का के नाम से भी उसे जाना जाता है, मक्का का मतलब कटोरा, इस तरह उसको जाना जाता है ना, वहाँ के जो स्टेडियम है, ठीक है, याद रखेंगे, वहीं पे हुआ था आपका चैंपियनशिप भी। लास्ट जो चैंपियन हुआ था दोस्तों, कौन सा टीम था? तो इंग्लैंड था, जो कि पहली बार चैंपियन हुआ है। सबसे ज़्यादा चैंपियन कौन हुआ है अभी तक वर्ल्ड कप में? तो ऑस्ट्रेलिया है, 2 बार भारत भी हुआ है, 1911 में, 1800 मतलब 1900 नहीं 2011 में और 1983 में कपिल देव के समय। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद रनर अप कौन था 2019 वाले में? तो बता देंगे न्यूजीलैंड था दोस्तों, जो यह भी एक बार भी नहीं जीता है, नहीं इंग्लैंड एक बार भी जीता था। इस तरह दोस्तों याद करेंगे दोनों को। इसके बाद प्ले ऑफ, जो प्लेयर्स ऑफ द सीरीज जो होता है लास्ट में, वो किसको मिला था? तो बता देंगे केन विलियमसन को मिला था। मोस्ट रन कौन बनाया था? तो वही भारतीय थे, रोहित शर्मा जी के बेटे, जो कि 648 रन मारे थे दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद मोस्ट विकेट, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन थे? तो स्टार्क था दोस्तों, याद रखेंगे, 27 विकेट झटका था यह। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आ जाता है जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल। यह पूछा गया था आपसे कब से कब तक था, तो यह पता होना चाहिए। वैसे तो इनका कार्यकाल 1947 से ही माना जाएगा, लेकिन इसमें लिया जाता है 1947 से। अगर आप देखेंगे 1947 से अगर मानते हैं हम, तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, 1962 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इसके बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाते हैं, यह भी लगभग
1 साल 1.5 साल के आसपास रहते हैं, फिर इसके बाद ये भी टपक जाते हैं। इनको भी भारत रत्न दिया गया था। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को तो बता देंगे। इनको तो 1955 में दिया गया था दोस्तों, 1955 में दिया गया था भारत रत्न किसको? जवाहरलाल नेहरू जी को, याद रखेंगे। इसके बाद 1962 में मरणोपरांत, एक मिनट 1966 में उनको मिला था, 1966 में मरणोपरांत उनको मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को। इनको 1962 में ही मिला था, याद रखेंगे, 1962 में ही मिला था। किसको? तो बता देंगे आपके जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है ना। और 1971 में सबसे पहली पाने वाली भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। सबसे कम एज के 2014 में किसे मिला था? आपके कौन है? सचिन तेंदुलकर साहब, ठीक है, उनको मिला था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न उन्हें दिया गया था। अभी हाल ही में 2019 में भारत रत्न पाने वाले आपके राष्ट्रपति जिसका देहांत हो गया, प्रणब मुखर्जी, याद रखेंगे दोस्तों। इन्हीं के साथ नानाजी देशमुख को भी मिला था। और जो तीसरा पर्सन था उसका नाम बताएंगे कौन था जिसे भारत रत्न इन्हीं लोग के साथ मिला था, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे पहले विदेशी अबुल गफ्फार करके हैं दोस्तों, गफ्फार करके हैं, उनको दिया गया था 1887 में। 1992 में दोस्तों, 1987 में उनको मिला था, जो गफ्फार करके हैं, गफ्फार खान, अबुल गफ्फार खान है। 1987 में सबसे पहले फॉरेनर है, उनको भारत रत्न दिया गया था। और 1992 में भीमराव अंबेडकर आपके नेल्सन मंडेला के साथ मिला था, दोनों लोग को याद रखेंगे, 1992 में, ठीक है ना। एक मिनट 1990 है दोस्तों, 1990 नहीं, 1992, एक मिनट आप देख लेंगे इसे, 1990 या फिर 1992 है, एक मिनट हम बता रहे हैं आपको, 1990 ही है दोस्तों, याद रखिए आप, 1990 में इन दोनों लोग को दिया गया था। एक मिनट 1992 आप करिए, यही सही है, 1992 में दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, COOH मतलब COOH, यह पूछा गया था क्रियात्मक समूह बता दीजिए, किस क्रियात्मक समूह का है COOH। तो आप बता देंगे दोस्तों, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसी से बहुत सारे जो हमारे अम्ल होते हैं बनते हैं दोस्तों, ये पता होना चाहिए। जैसे CHO है, CHO ये एल्डिहाइड है दोस्तों। इसके बाद CO है, ये आपका कीटोन ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप, ये भी पूछा जा सकता है आगे आने वाले समय में। OH है, ये एल्कोहल ग्रुप का है। एल्कोहल में सबसे खतरनाक एल्कोहल जो होता है वो एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट आपको याद होना चाहिए। ऑक्ट, फेप्ट, उसके बाद ऑक्टेन, या आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऑक्ट, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, जो कार्बनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड कौन है? तो कार्बनिक एसिड यही सब है जो COOH से मिलकर बनता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया जो दूध में मिलता है। इसके बाद एसिटिक एसिड हो गया जो हमें सिरकों में मिलता है दोस्तों। साइट्रिक एसिड हो गया जो खट्टे फ्रूट्स मिलते हैं, खट्टे फ्रूट्स में, जैसे आपके नींबू हो गए, जैसे आपके संतरे हो गए, जैसे आपके मौसमी हो गए, इन सब में पाए जाते हैं। फॉर्मिक एसिड उसमें मिलता है दोस्तों, जिसमें जो चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ हो गई, मधुमक्खियाँ हो गई, हड्डे जो बर्रे बोलते हैं हम लोग जिसे, ठीक है, पीले कलर के होते हैं, उनके डंक में मिलता है दोस्तों, यह पता होना चाहिए। यूरिक एसिड तो पता है कहाँ मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैलिक एसिड सबसे ज्यादा सेब में मिलता है, यह पता भी होना चाहिए आपको। ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों एक स्याही है जो कि धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है इसका यूज, ठीक है ना। चलिए, ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, यह भी एक क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जिसे हम जड़त्व की गति का नियम बोलते हैं, या फिर इसे गति का जड़त्व भी बोला जा सकता है। जब कोई ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। जो हम लोग का धड़ होता है ऊपर वाला, वह तो आगे हो जाता है, और जो नीचे हम लोग का होता है, नीचे कमर के नीचे वाला वो पोर्शन, वो बैठा रहता है, या फिर खड़े हैं तो खड़ा ही रहता है, और आगे वाला झुक जाता है ब्रेक मारने पे। इसे बोलते हैं जड़त्व के गति का नियम, ठीक है, गति का जड़त्व इसे बोला। एक विराम का भी जड़त्व होता है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है हम लोग पीछे की ओर झुकते हैं तो उसे बोला जाता है विराम का जड़त्व। यह दोनों गति के प्रथम नियम पर ही लागू होते हैं दोस्तों, इसे जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, इसे पता होना चाहिए आपको। गति का द्वितीय नियम जो होता है दोस्तों, इसे हमको F = ma फार्मूला भी मिलता है, जिसे संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, संवेग का नियम। एक क्वेश्चन सुनिएगा, एक बॉल अगर छत से गिराया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? यही परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा मतलब ½ mv² और स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh, mdh नहीं, mdh के मालिक अभी देहांत हुआ है उनका, mgh की बात करें, mgh, ठीक है, मास ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, जो g हो गया जो अपनी तरफ आकर्षित था, और h मतलब हाइट, ठीक है, याद रखेंगे। विच कम्स फर्स्ट इन फूड साइकिल? अब देखिए, फूड साइकिल में सबसे पहले कौन आता है? तो वही आता है जो बिल्कुल घास पत्ती ये सब खाए। जैसे कि आपका अगर बोला जाए, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स मतलब कि परपोषी, यही आते हैं दोस्तों, परपोषी। इसी तरह एक ऑप्शन में भी था आपका हर्बीवोरस ऑप्शन में था, और कॉर्निवेरस था। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी हो गया, शाकाहारी, जैसे हम लोग
आदमी तो वैसे कह लीजिए कि दोनों सामान्य खाता है, मतलब कि मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है। शाकाहारी और एक होता है आपका कार्निवोरस, जो कि मांसाहारी से बोलते हैं, जैसे शेर। सबसे नीचे दोस्तों कौन आता है? सबसे पहले सूर्य की रोशनी, फिर घास पत्ते जो यह सब हो गए, फिर वहाँ के कीट पतंगे यह सब हो गए, फिर आपका मेंढक आ गया। मेंढक के ऊपर चलेंगे तो आपका सर्प आ जाता है, सर्प के ऊपर चलेंगे तो आपकी अगर देखा जाए तो मान लीजिए आपका पिकॉक आ जाता है। पिकॉक के ऊपर कह दीजिए तो आपका कौन सा आ जाता है, जो क्या बोलते हैं पिकॉक के ऊपर, जो कह लीजिए एक तरह से पिकॉक पिकॉक, बस ये लास्ट हो गया। अगर हम लोग ऐसे चलते हैं चूहा, चूहा से फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा? बिल्ली, बिल्ली के बाद कौन सा आ जाएगा? शेर आ जाएगा। मतलब इस तरह बढ़ता हुआ चलेगा। सबसे पहले, सबसे जो लास्ट में होता है उसके पास सबसे कम एनर्जी का ट्रांसफर होता है दोस्तों, 10%। हर बार, हर पीढ़ी से, मतलब हर स्टेप से ऊपर अगर चलेंगे दोस्तों तो 10% एनर्जी कम होता चला जाता है। इस तरह याद रखेंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी सूर्य की रोशनी से किसमें मिलता है? जो आपका परपोषी होता है, जो अपने आप भोजन बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यह पूछा जा सकता है आपसे कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो घटता है कि बढ़ता है, तो बता देंगे सबसे ज्यादा एनर्जी जो होता है दोस्तों वो परपोषी में होता है। उसके बाद सबसे कम जो होता है वो आपका जो मांसाहारी होता है उसमें होता है ना, याद रखेंगे। अब देखिए, मतलब मिलता है, होता है ना होता है इसकी बात की बात है। जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो घटता चला जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। ये फूड साइकिल है। फूड साइकिल एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन था, वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हुआ था दोस्तों। वंदे मातरम, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था भारत में? तो बता देंगे दोस्तों 1896, 1896 में। इस समय आईएनसी का जो अध्यक्षता किया था दोस्तों, बता देंगे रहीमतुल्लाह साहनी जी किए थे। आईएनसी की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह साहनी जी किए थे, वो कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, याद रखेंगे। इसी तरह आपका पूछा जा सकता है जनगण मन, जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो बता देंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे दोस्तों। यही बंगाल का जो एक बंगाल का भी वहाँ का भी एक गीत है, उसको भी इन्होंने सजोया था, याद रखेंगे दोस्तों। यह उपन्यास है इनका, रविंद्रनाथ टैगोर जी का दोस्तों, याद रखेंगे। जो जनगण मनगढ़ सबसे पहले गाया गया था, कब गाया गया था भारत में? तो बता देंगे 1911 में। इसी समय दिल्ली भारत का कैपिटल के लिए मांग उठा था। 1912 में दिल्ली को भारत का कैपिटल बना दिया गया। बाद में 1927 में नई दिल्ली बनता है और 1931 में नई दिल्ली को भारत का फिर से कैपिटल बना दिया जाता है। यह बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 1911 में यह किसके समय आपका जनगण मनगढ़ सबसे पहले गाया गया था? तो बता देंगे विशन नारायण धर आईएनसी की अध्यक्षता कर रहे थे। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखेंगे दोस्तों यह बातें। ठीक है, जो आपको बताया जा रहा है वह बातें आप गांठ बांध के याद कर लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बता देंगे 5 जून को। अब देखिए 3 डेट आपको याद कराते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल, मार्च अप्रैल, हाँ 22 अप्रैल याद रखेंगे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस। मार्च अप्रैल मई, 22 याद रख लेंगे। इसी तरह आपके जो वायुसेना दिवस होता है, थल सेना दिवस होता है, नेवी दिवस होता है, यह भी याद रखेंगे दोस्तों, यह पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन था दोस्तों कि मम्स, मतलब कि वायरस से आया था, तो हम आपको वायरस का ट्रिक बता देते हैं। आप जितने भी वायरस से डिजीज होने वाले हैं ना, सबका आप याद कर लेंगे एक साथ ही। हम आपको वायरस का एक ट्रिक बताते हैं। ए चाचा लिखिए आप, तो ए ट्रिक लिखिए। ए चाचा इन्हें डांटो, डांटो मत, इन्हें डांटो मत, इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। क्या करो? केवल खरे गाल पर छापो। इस तरह आप इसे याद कर लोगे। जैसे देखो एक ट्रिक है, कोई बदमाशी कर रहा है तो वो अपने कोई दूसरा बच्चा है जो चाचा से बोल रहा है, चाचा इन्हें डांटो मत, केवल खरे गाल पे छापो, मतलब एक थप्पड़ लगाओ खींचकर। अब देखिए इसमें जितने भी वायरस से डिजीज होने वाले हैं, जितने भी विषाणु से होने वाले डिजीज हैं, रोग हैं, वो आपको याद करवा देते हैं। जैसे ए फॉर एड्स, इसमें तो पूछा गया था मम्स किससे होता है? तो बता देंगे वायरस से होता है। ठीक है दोस्तों, वायरस डिजीज है। जैसे आपका कोरोना, कोविड-19 है जो, ठीक है, यह भी वायरल डिजीज है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। वायरस जो है वह निर्जीव, जब तक बाहर रहेगा तब तक निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही वह किसी जीवित प्राणी के शरीर में प्रवेश करता है तो वह क्या हो जाता है? उसके अंदर जीव आ जाता है, मतलब इस तरह से वो जीवित हो जाता है, याद रखेंगे। जैसे ए फॉर एड्स, आपको पता होगा एड्स, यह भी है। चेचक, च पर चेचक, याद रखेंगे। चेचक, यह भी वायरल डिजीज है दोस्तों। इसके बाद ई फॉर इन्फ्लुएंजा, याद रखेंगे, इन्फ्लुएंजा। इसके बाद ड जो लिखा हुआ है, ड फॉर आप याद रखेंगे, ड में ट, ये ट ले लेंगे, डांटो। ट से ट्रैकोमा दोस्तों, यह याद रख लेंगे। यम फॉर दो डिजीज है, एक मेनिनजाइटिस, एक और है, एक क्या नाम है? मम्स, याद रखेंगे दोस्तों, मम्स।
और एक ख से खसरा याद रख लेंगे, खसरा, खसरा। आर से रे से रेबीज, रेबीज याद रख लेंगे, रेबीज। ग से गलसुआ, जो गलसुआ होता है ना, गलसुआ यहाँ पे फूल जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर भी बोलते हैं, गलसुआ। इसके बाद छ, यहाँ पे प दिख रहा है दो तरफ ना, इसको प का मतलब पीलिया ले लीजिए, पीलिया, पीलिया जो ज्वाइंटिस होता है लीवर में, इसमें क्या होता है, पोलियो, पोलियो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका क्या होता है, पीलिया में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे लीवर का कलर होता है वो बदलने लगता है, ठीक है। एक पिगमेंट्स बता देंगे आप किस कारण से बदलने लगता है, ठीक है। हमारा प्लेटलेट्स वगैरह भी डाउन हो जाता है, जैसे डेंगू में होता था ना, उसी तरह इसमें पीलिया में भी डाउन हो जाता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अरावली रेंज का हार्स जो हाईएस्ट पॉइंट पीक है वो कहाँ पर है, अरावली रेंज का, या फिर उसका नाम क्या है, यह पूछा गया था साथ। अगर कहाँ पर है पूछा गया तो बता देंगे माउंट आबू में है, राजस्थान के माउंट आबू में। लेकिन अगर पूछा जाता है उसका नाम बता दीजिए तो बताएंगे गुरु शिखर है दोस्तों, गुरु शिखर है, जो कि अरावली रेंज को सबसे पुराने पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखिए राजस्थान के अरावली रेंज से, अरावली रेंज में से जो माउंट आबू है उसी जगह से जो आपका गुरु शिखर है, वही उसी चोटी से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, जो कि कहाँ पे विलुप्त हो जाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, वहीं से हम लोग को नमक मिलता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए एक वर्ष में कुल माल और सेवाओं के योग को क्या कहा जाता है, तो बता देंगे जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी होता है, जीएनपी याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इस तरह आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, तो लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग क्या होता है दोस्तों, लैंडस्केपिंग वही खसकना, लैंडस्केपिंग जिसे हम बोलते हैं, लैंडस्केपिंग क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो आप बोलेंगे नहीं है, लेकिन भूस्खलन है, भूस्खलन इसे बोलते हैं, भूस्खलन, भूस्खलन है, और क्या है, मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीकरण, जैसे कि जो आप राजस्थान में देख रहे होंगे थार मरुस्थल, वह उड़कर क्या हो रहा है, पश्चिम जब हवा चलती है, पश्चिम से पछुआ हवा, तो उस समय क्या होता है, वह थार मरुस्थल उड़कर चली जाती है आपके एमपी के, मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले इलाके में, यूपी के पश्चिम वाले इलाके में, इस तरह वहां भी मरुस्थलीकरण यह बढ़ रहा है, इस वजह से संकटापन्न स्थिति बन सकती है आने वाले समय में, ठीक है, याद रखिएगा। तो मरुस्थलीकरण भी एक तरह से क्या है, यह भी हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाएगा दोस्तों। इसके बाद वनों उन्मूलन, वनों की कटाई, वनों उन्मूलन, जो हम लोग लकड़ियां काटने के लिए, चौकी मतलब कि कुछ भी बनवाने के लिए लकड़ियों को उड़ा देते हैं, वहां से काट देते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण क्या है, तो बता देंगे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में यूज करते हैं। इसके बाद सीएफसी, सीएफसी, सीएफसी भी है। अगर देखा जाए वनों की कटाई भी है, वनों की कटाई जो भी ऑप्शन में था आप लगा दिए होंगे दोस्तों, वनों की कटाई, वनों की कटाई। प्रदूषण का कारण बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगा तो गर्म हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंट, रहना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन थोड़ा सा जितना मात्रा है उससे थोड़ा मोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना तो वही दिक्कतें आने लगती हैं, ग्रीन इफेक्ट भी होने लगता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, जिसमें SO2 भी होता है, NO2 भी होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, और आपका CFC वगैरह का भी रोल होता है। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है दोस्तों, लेड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यह सब गैसों का रोल होता है बहुत ज़्यादा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे बड़ा पवन चक्की कहाँ पर है, तो बता देंगे तमिलनाडु में है, 1500 किलोवाट का दोस्तों, 1500 मेगावाट, किलोवाट ही मेगावाट, 1500 मेगावाट का पवन चक्की जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। उसमें ऑप्शन था यूपी भी था, आपका कर्नाटक भी था, महाराष्ट्र भी था, और तमिलनाडु भी था, तमिलनाडु लगाए होंगे तब जाके करेक्ट होगा आपका। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संधि की थी उनसे, तो सहायक संधि की थी दोस्तों, आपको पता होगा लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड वेलेजली। इसका कार्यकाल अगर पूछा जाता है तो बता देंगे 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल रहता है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, श्रीलंका क्या है, श्रीलंका क्या है, तो बता देंगे एक आइसलैंड है भैया, छोटा सा, जो हमारे एक तरह से कह लीजिए पाक स्टेट्स, जो भारत का तमिलनाडु वाला इलाका है उसका और श्रीलंका का, पाक स्टेट जल डमरू मध्य से अलग होता है, उसी जगह आपका मन्नार की खाड़ी भी है, उसी जगह आपका रामसर सेतु भी है, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था, बंगाली भाषा के प्रथम उपन्यास के रचनाकार का नाम बता दीजिए, तो बता देंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, 1865 में इन्हें मिला था, ठीक है। चलिए इतने क्वेश्चन ही हमारे पास आए थे अभी, और कुछ क्वेश्चन रह जा रहे हैं, तो आप कमेंट करिएगा अगर आपको नहीं आता है तो, नहीं तो फिर अगर अच्छा है मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं से आपको जो फैक्ट बताया गया है दोस्तों, जितने भी संस्थापना बताई गई है, संगठन बताया गया, वहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा,
अब आपका काम है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। हर स्टडी ग्रुप में शेयर होना चाहिए, हर बच्चे के पास ये पहुंचना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। हम तो अपनी अच्छी से जिम्मेदारी मतलब कि बता रहे हैं, अपनी हमारी जो जिम्मेदारी है हम वो तो कर रहे हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हर फेसबुक पर, हर ट्विटर पर, हर टेलीग्राम पर, हर व्हाट्सएप ग्रुप में जाना चाहिए वीडियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।